limitations of हेनरीज लॉ। देखो इसमें आपको समझना है हेनरी लॉ तभी एप्लीकेबल होगा जब गैस का प्रेशर बहुत ज़्यादा ना हो, माने प्रेशर ऑफ गैस इज नॉट टू हाई। दूसरा चीज टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर इज नॉट टू लो। दैट मीन्स प्रेशर शुड बी लो एंड टेम्परेचर शुड बी हाई। मेरी बात फॉलो कर रहे हो? प्रेशर क्या होना चाहिए? लो हो और टेम्परेचर क्या हो? हाई हो, तब वहां पर हेनरी का लॉ क्या होगा? एप्लीकेबल होगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं Henry's law is applicable if first pressure is not too high. Second, Henry's law is applicable if pressure is not too high. ज़्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए, तभी आपका अप्लाई होगा हेनरी लॉ। दूसरा, टेम्परेचर इज नॉट टू लो। इसका मतलब समझ लिए? दैट इज प्रेशर शुड बी लो एंड टेम्परेचर शुड बी हाई। अगर ऐसा रहेगा तब हेनरी का लॉ आपका क्या होगा? लागू होगा। तीसरा चीज, गैस should not react with a solvent। अगर गैस सॉल्वेंट से रिएक्ट करेगा तब हेनरी लॉ लागू नहीं होगा। तो सॉल्वेंट से रिएक्ट नहीं करना चाहिए गैस को, तभी हेनरी लॉ उस पर एप्लीकेबल होगा। जैसे एग्जाम्पल में ले सकते हैं NH3 प्लस H2O आपका बनता है क्या? NH4OH एक्वस। तो NH3H2O से H2O सॉल्वेंट है, रिएक्ट कर रहा है यहाँ पर, तो यह जो लॉ है NH3 पर एप्लीकेबल नहीं होगा। दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर NH3। यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि NH3 वाटर से क्या कर रहा है? रिएक्ट कर रहा है। चौथा पॉइंट आप नोट करेंगे, गैस शुड नॉट डिसोसिएट और एसोसिएट इन ए सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में आप मिलाएं गैस को और उसका एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो जाए तब भी हेनरी लॉ लागू नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल HCl जो गैस है, इसको वाटर में ऐड करेंगे तो यह H+ और Cl- आयन में डिसोसिएट कर जाता है। तो HCl पर यह जो लॉ होगा वो नॉट एप्लीकेबल है। Henry law is not applicable for HCl gas because it dissociates into H+ and Cl- ions. Understand? तो ये सब कुछ बातें आपको याद रखना है, कहाँ हेनरी लॉ लागू हो सकता है
कहाँ आपका हेनरी लॉ लागू नहीं हो सकता है। क्लियर हो गया ना? याद कर लीजिए इसको। अब हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ पर। एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। देखो सबसे पहला चीज जो आपका सॉफ्ट ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक मैंने समझ रहे हो? सॉफ्ट ड्रिंक जैसे में आपका हो सकता है पेप्सी, ठीक है ना, थम्स अप, ये सब सॉफ्ट ड्रिंक्स। सोडा वाटर, सोडा वाटर या इसको आप कह सकते हैं फीजी वाटर, या इसको आप कह सकते हैं कार्बोनेटेड वाटर। तीनों नाम इसी का है, ठीक है ना। उसके बाद जो अल्कोहलिक बिवरेजेज हैं, अल्कोहलिक बिवरेजेज, फॉर एग्जाम्पल बियर, ठीक है ना, शैंपेन, etc, ये सब में कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर पर डिजोल्व किया जाता है। कि जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक हो, सोडा वाटर हो या अल्कोहलिक बिवरेज हो, CO2 हाई प्रेशर पर उसमें डिजोल्व होता है। आप देखे होंगे कि क्रिकेटर जब कोई मैच जीतता है तो खुशी मनाता है ना जी, शैंपेन की बोतल खुलता है तो आप देखिए झाग निकलता हुआ दिखाई देता है। वह जो आपका झाग है वो किसका होता है? CO2 गैस उसके अंदर क्या है? डिजोल्व है। और जब बोतल ओपन करते हैं तो प्रेशर क्या होता है? डिक्रीज होता है। अब प्रेशर डिक्रीज होगा तो उसका सॉलिडिटी घट जाएगा, और सॉलिडिटी घटेगा तो रिलीज होगा, वही बबल्स के रूप में, ठीक है ना, उसका फिजिंग होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से CO2 आपका गैस क्या होता है? रिलीज होता है। तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि CO2 का सॉल्युबिलिटी, CO2 वाटर में नॉर्मल प्रेशर पर ज़्यादा सोलुबल नहीं है। ज़्यादा उसको डिजोल्व करने के लिए हाई प्रेशर, अभी आपने देखा कि 2.5 atm प्रेशर पर उसको पैक करते हैं, तो हाई प्रेशर की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। अंडर प्रेशर उसको सील करना पड़ेगा। तो जब अंडर प्रेशर आप सील करेंगे तो उस स्थिति में आपका CO2 वाटर में ज़्यादा डिजोल्व करेगा, ठीक है ना। CO2 सॉफ्ट ड्रिंक हो चाहे सोडा वाटर हो, CO2 इसमें डिजोल्व होना चाहिए ताकि उसका एसिडिक टेस्ट मिले, पीने में अच्छा लगे, ठीक है ना। तो जितना ज़्यादा डिजोल्व होगा उतना ही ज़्यादा टेस्टफुल होगा। अब आपके यहाँ कोई गेस्ट आए और उसको आप एक रूम टेम्परेचर वाला पेप्सी का बोतल पकड़ा दीजिए तो उसको अच्छा लगेगा जी? आप ही पी करके देखिए। अब वही जितना ठंडा रहेगा फ्रिज से निकालेंगे और उसको सर्व करेंगे तो कहेगा ये मन मेरा खुश हो गया। बात समझ में आ रही है? इसमें CO2 के सॉलिडिटी को बढ़ाने के लिए सोडा वाटर या सॉफ्ट ड्रिंक या अल्कोहलिक बिवरेज के बोतल को हाई प्रेशर पर क्या करते हैं? सील करते हैं, ठीक है। तो पहला इसका एप्लीकेशन में क्या होगा?
in a production of soft drink, सोडा वाटर etc. इसमें क्या लिख सकते हैं? टू इंक्रीज सॉल्युबिलिटी, टू इंक्रीज ए सॉल्युबिलिटी of CO2, bottle is sealed under pressure. ठीक है ना? हाई प्रेशर पर क्या करते हैं? उसको सील करते हैं। ये पहला एप्लीकेशन आपका हो गया। आप देखेंगे कि सोडा वाटर का बोतल आप खोलेंगे तो CO2 बबल्स आउट होगा। क्यों? प्रेशर आपका डिक्रीज करेगा, सॉल्युबिलिटी उसका डिक्रीज हो जाएगा और वह बाहर निकलेगा बबल्स के रूप में। दूसरा आपका है इन ए डीप सी डाइविंग। ठीक है ना? एक चीज ध्यान देना चाहिए, डीप सी डाइवर को हमें स्कूबा डाइवर कहते हैं। कौन डाइवर कहते हैं? स्कूबा डाइवर। समुद्र, गहरे समुद्र में जो गोताखोरी करें। आप देखे होंगे स्कूबा डाइवर डिस्कवरी वगैरह चैनल पर, तो अपने साथ एक कंप्रेस्ड एयर सिलेंडर ले जाते हैं, जिसको ऑक्सीजन सिलेंडर भी आप कह सकते हैं। रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग के लिए वह सिलेंडर ले जाते हैं अपने पेट पर बांध करके। उसमें कंप्रेस्ड एयर होता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का वह मिक्सचर है। मेरी बात फॉलो किए। आप यह भी जानते हैं कि सी में जैसे जैसे स्कूबा डाइवर नीचे जाएगा वैसे वैसे प्रेशर भी क्या होगा? बढ़ेगा। क्यों प्रेशर बढ़ेगा? जैसे जैसे वह नीचे जाएगा समुद्र के अंदर तो उस पर प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि वाटर का प्रेशर उसके बॉडी पर आपका बढ़ेगा, जिसको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। मेरी बात फॉलो कर रहे हो? तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज करने के कारण प्रेशर क्या होता है? बढ़ जाता है। समुद्र के अंदर आपका प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है ना? वाटर का प्रेशर होगा ना भाई, तो वाटर के नीचे ही नहीं जा रहा है, तो उसके ऊपर भी वाटर है, तो वाटर भी तो उस पर प्रेशर लगा रहा है, उसको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहेंगे। मेरी बात फॉलो करिए। जैसे मान लीजिए कि आपका सी लेवल है, माने सरफेस ऑफ सी, और कोई स्कूबा डाइवर इसमें डाइव किया और 10 मीटर, सपोज कीजिए कि यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है, ये एज जो है कितना है? 10 मीटर है। सी लेवल पर सपोज करो कि प्रेशर आपका PA है, इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम कहेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब क्या होगा? 1.013 इंटू 10 के पावर 5 क्या? पास्कल इक्वल्स टू 1 ATM प्रेशर। पास्कल में ही है, ऐसा यूनिट में, क्योंकि यहाँ पर हाइट का यूनिट भी ऐसा ही है, तो प्रेशर का भी यूनिट क्या लेंगे? तो बताओ कि यहाँ अगर स्कूबा डाइवर आपका है, स्विमर है चाहे स्कूबा डाइवर है, स्कूबा डाइवर लिख रहे हैं, स्कूबा डाइवर कितना डेप्थ पर है? कितना डेप्थ में है? 10 मीटर। तो कितना प्रेशर इस पर पड़ना चाहिए? तो स्कूबा डाइवर पर प्रेशर जो होगा PA
प्लस पी एच, पी ए प्लस पी एच के बराबर यह प्रेशर जो है वो फिल करेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर दोनों को ऐड करना होगा, तब इसके ऊपर टोटल प्रेशर निकल जाएगा कि कितना लग रहा है। और आप जानते हैं कि पीएच बराबर होता है एच रो जी। पीएच बराबर है आपका एच रो जी। तो सी वाटर का अगर डेंसिटी हम देखें तो उसको वाटर का डेंसिटी मान लिया जाए, ऐसे ज़्यादा होता है स्लाइटली, ठीक है ना, लेकिन हम लगभग कैलकुलेशन के दृष्टि से वाटर के डेंसिटी के ही बराबर समझ रहे हैं। 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है और हाइट कितना है 10 मीटर, डेंसिटी हो गया 1000 kg पर मीटर क्यूब और जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8, यानी कि हम उसको 10 मान लें। कितना मान लें 10, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 10 के पावर 5 पास्कल। तो टोटल जो प्रेशर होगा वह होगा 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 और प्लस है 10 के पावर 5। तो दोनों में कॉमन निकल जाएगा ना जी, यानी कि 2.013 इंटू 10 टू द पावर कितना 5। यह लगभग कितने एटीएम के बराबर होगा 2 एटीएम के बराबर होगा। 10 मीटर का मतलब हुआ आपका लगभग 33 फीट। तो 33 फीट ईच 33 फीट डेप्थ पर आपका प्रेशर 1 एटीएम क्या होता है इंक्रीज हो जाता है। ये बात समझ में आ गई। अगर मान लीजिए कि यह है 66 है 66 फीट पर अगर होता इतना डेप्थ पर, तो इस पर प्रेशर कितना होता 3 एटीएम का प्रेशर लगता है। अरे यहाँ से यहाँ तक तो आपका 1 एटीएम और फिर यहाँ से यहाँ तक नीचे जाएगा तो 1 एटीएम और 1 एटीएम आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो टोटल प्रेशर कितना हो गया 3 एटीएम। मेरी बात फॉलो कर लिए। इस तरह से प्रेशर हम निकालते हैं, लेकिन इस सब पर विशेष ध्यान नहीं देना है। आपको दिमाग में रखना है कि जब स्कूबा डाइवर नीचे जाता है समुद्र में, गहरे समुद्र में जाता है, तो प्रेशर बढ़ता जाता है। प्रेशर बढ़ेगा तो हेनरी का लॉ क्या है, सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर होता है। प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाएगी गैस का। तो जो कंप्रेस्ड एयर के रूप में वह ब्रीथ कर रहा है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिक्सचर को, तो उसके ब्लड में प्रेशर बढ़ने के कारण नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो अमाउंट होगा कॉन्सेंट्रेशन वह भी बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी ब्लड में। ऑक्सीजन तो मेटाबॉलिज्म में उसका यूज ऑफ हो जाता है इसको, और नाइट्रोजन जो है उसके ब्लड में ही रह जाता है डिजॉल्व अवस्था में। तो जब तक वह नीचे है समुद्र में नीचे है तब तक तो उससे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ज्यों ही वह ऊपर आता है व्हेन स्कूबा डाइवर राइजेस टू द सरफेस ऑफ सी, तब क्या होता है प्रेशर आपका डिक्रीज होने लगता है। और प्रेशर डिक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, वह भी डिक्रीज होगी। तो जो नाइट्रोजन ब्लड में डिजॉल्व अवस्था में है तो वह अब रिलीज होना शुरू करेगा। जितना तेजी से आएगा उतना जल्दी रिलीज होगा, उतना ही तेजी से प्रेशर भी डिक्रीज करेगा। तो स्कूबा डाइवर को एक विशेष ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको किस स्पीड से सी सरफेस की ओर आना है, लौटना है। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं। तो अगर तेजी से वह लौटा तो उतना ही तेजी से आपका नाइट्रोजन जो उसके ब्लड में डिजॉल्व है वो रिलीज होगा। किस रूप में, बबल्स के रूप में रिलीज होता है। तो जो ब्लड कैपिलरी है उसको वह ब्लॉक करता है, यानी कि ब्लड के सर्कुलेशन में वह हिंड्रेंस पैदा करेगा। अब बबल्स के रूप में नाइट्रोजन गैस निकलेगा तो स्कूबा डाइवर को एक्यूट पेन होता है, ठीक है ना, और उसको हम बेंड्स के नाम से जानते हैं।
बेंड्स या डीकम्प्रेशन सिकनेस भी कह सकते हैं। किससे गुजरने लगता है? बेंड से, बेंड्स, या इसको डीकम्प्रेशन सिकनेस भी कहा जाता है। क्योंकि ऊपर आएगा तो प्रेशर क्या होगा? प्रेशर कम होगा ना, तो उसी को डीकम्प्रेशन कहेंगे। ठीक है ना। जब तक समुद्र के अंदर है कोई परेशानी नहीं है, ये वही वो बाहर निकलने लगेगा। अब ऐसा नहीं है कि समुद्र के अंदर ही रहेगा, बाहर तो उसको आना ही है। तब प्रेशर फिर डिक्रीज करेगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, नाइट्रोजन ब्लड से बाहर निकलेगा बबल्स के रूप में। तो आर्टरी वेन के माध्यम से आपके बॉडी में खून सर्कुलेट हो रहा है, ब्लड सर्कुलेट हो रहा है। तो बताओ कि बबल्स के रूप में जब निकलेगा तो स्वाभाविक है कि एक्यूट पेन होगा, और एक्यूट पेन होगा उसी को हम बेंड्स कहेंगे। और यह फैटल भी हो सकता है। कभी कभी स्कूबा डाइवर का डेथ भी हो जाता है, कि समझ लीजिए इतना खतरनाक है। इसीलिए अगर बहुत तेजी से अगर निकल गया, अगर कोई नोविस है, नौसिखवा, तो उस स्थिति में तो उसका डेथ भी हो सकता है। ठीक है ना। ट्रेंड है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। बहुत नीचे तक आप नहीं जा सकते हैं समुद्र में भी। 332 माने मीटर आपका रिकॉर्ड है। 1000 फीट से ऊपर हो जाएगा। ठीक है ना। ये विश्व रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड। इससे नीचे कोई नहीं गया है अभी तक। इसलिए कि इतना ना प्रेशर बढ़ जाएगा कि बॉडी आपका उसको झेलने में असमर्थ होगा। ठीक है। अब बेंड से बचने के लिए ये जो कंप्रेस्ड एयर है उसको हीलियम से डाइल्यूट कर देते हैं। इससे हीलियम की सॉल्युबिलिटी और कम होती है, नाइट्रोजन से भी कम। तो नाइट्रोजन के अमाउंट को कम करने के लिए उसमें हीलियम मिला दिया जाता है। क्योंकि दर्द नाइट्रोजन के कारण हो रहा है। मेरी बात फॉलो कर रहे हो? और ब्लड में आपका नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ जाए तो उसका और भी टॉक्सिक इफेक्ट है। ठीक है ना। तो नाइट्रोजन के टॉक्सिक इफेक्ट को रिड्यूस करने और बेंड्स को अवॉइड करने के लिए कंप्रेस्ड एयर को हम हीलियम से क्या करते हैं? डाइल्यूट कर देते हैं। तो कंप्रेस्ड एयर में आपका क्या कंपोजिशन होता है? कंप्रेस्ड एयर में आपका कंपोजिशन है 11.7% हीलियम, 56.2% नाइट्रोजन और 32.1% ऑक्सीजन। ठीक है ना। तो जब हीलियम हिला देंगे तो हीलियम की सॉल्युबिलिटी कम है, वो ज़्यादा आपका डिजॉल्व नहीं करेगा, इसलिए दर्द भी कम होगा। ठीक है ना। तो इस तरह से इसका उपयोग हो रहा है हेनरी लॉ का यहाँ पर। हेनरी लॉ के कारण प्रेशर बढ़ने पर सॉल्युबिलिटी क्या होगी? बढ़ गई। ऊपर आया तो सॉल्युबिलिटी घटी, क्योंकि प्रेशर क्या हुआ? घट गया। ठीक है ना। नाइट्रोजन गैस जो ब्लड में डिजॉल्व है वो बबल्स के रूप में बाहर निकलना शुरू हुआ, जिससे एक्यूट पेन हुआ। ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि ब्लड कैपिलरी अगर रप्चर्ड कर जाए तो उस स्थिति में तो आपका स्कूबा डाइवर का डेथ भी हो सकता है। बहुत सारा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, उसको जान भी गंवानी पड़ सकती है। तीसरा इसका एप्लीकेशन हो सकता है people living at a high altitude। जो लोग ऊंचाई पर रह रहे हैं या जो माउंटेन पर चढ़ने वाले लोग हैं उनको भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। होता क्या है, जैसे मान लो कि ग्राउंड लेवल है और ये आपका मान लो कि माउंटेन है, इसका हाइट है h है। तो ग्राउंड लेवल से जब आप ऊपर जाएंगे तो प्रेशर डिक्रीज होता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन दैट ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट ए ग्राउंड लेवल। Partial pressure of oxygen at a high altitude
is less than that of partial pressure of oxygen at a ground level. Understand? तो जब पार्शियल प्रेशर आपका डिक्रीज करेगा तो ब्लड में ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, यानी कि ब्लड में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो ऑक्सीजन अगर कम होगा आपके बॉडी में तो स्वाभाविक है कि आप वीक महसूस करेंगे और साथ ही साथ आपको थिंक करने की जो क्षमता है वह भी लॉस हो जाएगी, प्रॉपरली आप थिंक भी नहीं कर पाएंगे। और इस डिजीज को ही हम एनोक्सिया के नाम से जानते हैं। कौन डिजीज हो जाता है? एनोक्सिया। हाई एल्टीट्यूड पर रहने वाले जो लोग हैं एनोक्सिया डिजीज से सफ़र करने लगते हैं। बात समझ में आ गई? तो यहाँ भी हेनरी लॉ का उपयोग आपका मिल रहा है। तो हेनरी लॉ में यही 3 ठो आपका एप्लीकेशन, मेन एप्लीकेशन पढ़ना था। अब अगला वीडियो का इंतज़ार करें। एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे कि आप लोग अब एडमिशन करवा लें। जो लोग फ्री में वीडियो देख रहे हैं, अब चैनल एक मेरा अपना चैनल बनेगा और जो पेड स्टूडेंट हैं वही उसका लाभ भी उठाएंगे, इसलिए एडमिशन आप करवा लें यथाशीघ्र, क्योंकि सीट लिमिटेड है। धन्यवाद।